कार्यक्रम है आज के मेहमान। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर बार हम अपने स्टूडियो में किसी न किसी अलग व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आते हैं और आज जो व्यक्तित्व हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी। एक ऐसे व्यक्ति जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, भारतीय फौज से संबंध रखने वाले, संपूर्ण देश का अभिमान, देश की शान और सम्मान हमारी सेना उत्तराखंड से संबंध रखते हैं और गढ़वाल राइफल्स में बहुत लंबे समय तक काम करते रहे, तरह तरह की जिम्मेदारियां निभाई। ये भी हम आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी 3 बार राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित रहे, परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित रहे हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। इन सब के बारे में जानेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनके विचारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी जी का स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर। रश्मि जी धन्यवाद। अभिभूत हूँ, अनुग्रहित हूँ आपके उत्तम विचारों से। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी, सबसे पहले ये बताएं कि कितने वर्ष तक आप सेना में सक्रिय रहे, क्या क्या किया, कैसे निकला उत्तराखंड का एक जवान जिसके मन में ये सपने थे कि मैं देश के लिए कुछ कर गुजरूंगा। मैंने गढ़वाल राइफल्स में 40 साल नौकरी की है। उसके पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद पंतनगर यूनिवर्सिटी में था। लेकिन एक जज्बा था, एक जुनून था कि फौज में जाना है, क्योंकि मेरे चाचा और मेरे बुआ के बड़े लड़के दोनों फौज में थे और सन 62 की लड़ाई में दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो उसी बीच में मेरा बुलावा आया था इंटरव्यू के लिए और मैं रातों रात, अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मन में था कि मैं अफसर बनूं, तो मैंने रात को अपना बोरिया बिस्तर बांधा और इलाहाबाद चला गया इंटरव्यू के लिए। भगवान बद्री विशाल की दया रही, सेलेक्ट हो गया और फौज में मैं आ गया। तब ये बड़ी लंबी कहानी शुरू हुई और आज भी मुझे गर्व है कि इतने सालों में नौकरी करते हुए मैं एक ऐसी रेजिमेंट में आया जो कि भारतीय नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में और भारत के जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें उन्होंने सर्वोत्तम काम किया है। क्या उम्र थी जब आपने भारतीय सेना को ज्वाइन किया? जब मुझे कमीशन मिला तो उस समय 20 साल से थोड़ा ज्यादा था। अच्छा। लेकिन जब आईएमए में गया तो आप लगाइए कि 1 साल की वहाँ ट्रेनिंग होती है, तो करते करते आप लगाइए कि 40 साल की कमीशन सर्विस, बल्कि दिल्ली से ही मैं रिटायर हुआ। अच्छा, तो जब आप वहाँ गए क्या क्या सपने लेकर गए थे, कैसा रहा ये सफर? जब आईएमए में ट्रेनिंग शुरू हुई, कितनी कठिन थी वो ट्रेनिंग? हम जानते हैं कि बहुत कठिन जो है वो ट्रेनिंग पीरियड रहता है। जब एक दफे आप कुछ ठान लेते हैं, यही मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, विशेष तौर पर युवा वर्ग को भी बताना चाहूंगा कि जब आपने एक मन बना लिया, एक जुनून आपके मन में होना चाहिए कि मैंने ये करना है। और देखिए, हर एक आदमी फौज के काबिल नहीं होता, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। फौज में जाने वाला वो व्यक्ति होता है, वो एक किस्म से योगी होता है जो समर्पित है और उसमें राष्ट्र के प्रति भावनाएं सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने नाम, नमक और निशान के लिए समर्पित है, वही आदमी फौज के लिए उपयुक्त है। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति फौज में कामयाब नहीं होता है। इसलिए जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं तो इस भावना को, ये पोटेंशियल को ही वहाँ देखते हैं कि ये फला फला जो लड़का है, क्या इसमें वो गुण हैं, ये जो मैंने आपको बताया, तभी वो छांटते हैं। और इसीलिए इंटरव्यू मिला के, मेडिकल मिला, ये 5 दिन का लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता है जी। और इसमें साइकोलॉजिस्ट बहुत बैठे रहते हैं, क्योंकि आपको मनोस्थिति क्या है वो भांपते हैं जी। तो इसलिए ये एक ऐसा सफर रहता है। और उसके बाद तो जब आप एक दफे यूनिट में जाते हैं तो यूनिट आपका घर बन जाती है, परिवार जैसा हो जाता है। परिवार हो जाता है। आज भी मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो पुराने जो मेरे भुला लोग जिनके साथ मैंने काम किया है आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बैठते हैं, हम पुरानी बातें करते हैं। आप देखेंगे अपने जीवन में भी आपके असली मित्र वो होते हैं जो दुख में आपका साथ देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपने शब्द बड़ा सुंदर सा इस्तेमाल किया, भुला। इसका क्या अर्थ है? भुला का मतलब छोटा भाई। छोटा भाई मतलब सेना का जो वो यूनिट है वो आपका परिवार बना और आप उसमें घुल मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई उसमें दो राय नहीं। क्योंकि ये शब्द जो है वो उत्तराखंड की जो भाषा है उससे संबंध रखता है। बिल्कुल, भुला और भुली। और हमारा तो ये है कि जैसे रेजिमेंट में हम गढ़वाली बोलते हैं जी, ये आवश्यक है, क्योंकि जब तक मैं अपने भुला लोगों को या अपने अधीनस्थ हैं लोगों को उनकी भाषा में ही संबोधित नहीं करूंगा तो मुझे नहीं अपनाएंगे वो जी। तो मुझे उनके साथ सिर्फ भाषा ही नहीं, उनके साथ पूरा भागदौड़ करनी है, उनसे बढ़िया होके दिखाना है
कि भाई आपसे भी मैं अच्छा हूँ, तब मुझे वो स्वीकार करते हैं। ये सफर लंबा होता है जी। खाली नेतृत्व कमीशन तो ऐसे ही नहीं पैदा होता, उसके लिए तो सब कुछ सोचना बहुत पड़ता है। काम करना पड़ता है, तब आपको स्वीकार। एक दफे आपकी लीडरशिप को जब जवान स्वीकार करते हैं, तब आप उस परिवार के एक अग्रणी सदस्य होते हैं। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं जंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। शुरुआत में जो युद्ध आपने लड़े हैं, उनके बारे में कुछ हमारे सुनने वालों को बताएं, अपने अनुभव बांटे। देखिए, सबसे पहले जिस युद्ध में मुझे भाग लेने का अवसर मिला, वो 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। आपको याद होगा कि 1971 का युद्ध दोनों फ्रंट पर लड़ा गया, एक ईस्टर्न फ्रंट पर और एक वेस्टर्न फ्रंट में। और आपको शायद ये भी याद होगा कि ईस्टर्न फ्रंट में जब युद्ध लड़ा गया, तभी बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो उसके पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो मैं जहाँ पर तैनात था, मैं वेस्टर्न सेक्टर में था जी। और वहाँ सबसे भीषण युद्ध हुआ छम जोड़ियां के इलाके में। मैं उस टाइम यंग कंपनी कमांडर था, मुश्किल से 4.5 साल की सर्विस थी। मतलब उम्र रही होगी 24-25 साल। हाँ, तो उसमें मेरे ऐसे अनुभव रहे हैं कि जब लड़ाई हुई थी दुश्मन के साथ, तो दुश्मन के सामने हवाई जहाजों के नीचे टैंक के साथ, और किस तरह से मेरी काफी कैजुअलिटी हुई लोगों की। आज उनकी याद आ रही है। आपने एक ऐसा विषय छेड़ा, आज मैं उनको याद कर रहा हूँ, मनी मन प्रणाम कर रहा हूँ और आज आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन ये एक सैनिक के जीवन में ये तो आता ही है, क्योंकि ये आपने जब सोच लिया कि तिरंगे की आपने रक्षा करनी है, राष्ट्र के प्रति आपने समर्पित होना है, तो बड़े अनुभव रहे। और ये अनुभव इतने हैं कि मैं समझता हूँ कि इस इंटरव्यू के बीच में बहुत कम होगा समय। तो ये हर जगह से रहा, चाहे किसी किस्म की लड़ाई हो,
दुश्मन को हमने वहाँ काफी धूल चटाई वेस्टर्न सेक्टर में। और उसके बाद आप देखिए कि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत एक ऐसा राष्ट्र बना जहाँ की 93,000 युद्धबंदी पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया। तो वो एक काफी भयंकर और भीषण युद्ध रहा जी। और अब तो वो एक इतिहास बन के रह गया। वो इतिहास है और उसके ऊपर इसको लाइटनिंग कैंपेन बोलते हैं जी। विश्व में ऐसा युद्ध जो 14 दिन का युद्ध बोलते हैं इसको, ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ, इतने कम दिनों में एक राष्ट्र को जन्म देने वाला भारतवर्ष की जो सशस्त्र सेनाएं हैं विश्व की सर्वोत्तम सेनाओं में आकी जाती है जी। और उत्तराखंड में ही अमेरिकन ट्रूप्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, फ्रेंच ट्रूप ट्रेनिंग के लिए आते हैं, रशियन ट्रूप ट्रेनिंग में आते हैं। अभी अफगानीज आए थे ट्रेनिंग के लिए क्योंकि वहां पर हर किस्म की टेरेन है, पहाड़ है, जंगल है। तो आज हमारा लोहा सशस्त्र सेनाओं का सब जानते हैं। तो आजकल भारत का प्रभुत्व है, सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत एक शक्ति के रूप में, इकोनॉमिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक सैन्य शक्ति के रूप में भी जाना जाता है जी। और ऐसी सैन्य शक्ति जो अनुशासित है और जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और हम कहेंगे हर भारतीय के दिल में अपनी सेना के लिए बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, क्योंकि वो लोग हैं जिनके कारण हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी रक्षा करने के लिए हमारी तीनों सेनाएं तैयार हैं। और आप जैसे काबिल नेतृत्व उसमें रहा तो फिर तो क्या ही बात है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। एक बात अभी आपने कही कि उत्तराखंड में हर तरह का टेरेन है, इसलिए वहां पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं।
अभी जो जवान उत्तराखंड से आते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि वो वहां रह रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा मतलब बिल्टअप अच्छा होता है, वो ताकत लड़ने की, हर तरह की परेशानियों को झेलने की वो काबिलियत वहां पे विकसित होती है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कठिन परिस्थितियां रहने की, पानी भी भर के लाना होता है बहुत दूर से, वहां की महिलाएं, मातृशक्ति को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बताया। जैसे अमूमन तौर पर कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन फौज के काम आती है जी, क्योंकि देश के वहां काम पर आती है। हाँ, हम लोग उन लोगों को ही भर्ती करते हैं जो हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी सैनिक हैं वो बड़ी विषम परिस्थितियों में रहते हैं, तो इसलिए एक व्यक्ति जो कि विषम परिस्थिति को जूझने की क्षमता रखता है वो फौज में बहुत सक्सेसफुल रहता है। तो मैंने ये देखा है कि मेरे इतने अनुभव के आधार पर, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, हर काम खुद करते हैं और फिर भी हंसते रहते हैं। हमारे आज पहाड़ अगर जिंदा है, आपने मातृशक्ति की बात की, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज अगर पहाड़ जिंदा है, हमारी मातृशक्ति के बलबूते पर ही जिंदा है। आज गांव जिंदा है सिर्फ मातृशक्ति के ही ऊपर। बेशक पलायन बहुत हो रहा है, लेकिन आज गांव में जो भी लोग हैं सब काम करने वाली हमारी नारी वर्ग है जी। तो जितने भी हमारे जवान हैं, चाहे गढ़वाल के हों, चाहे कुमाऊं क्षेत्र के हों, पहाड़ी इलाकों के, वो आर्मी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। दूसरी बात, ये देवी देवताओं की जमीन है। हर एक व्यक्ति को अपने देवी देवताओं में बड़ी आस्था है। जैसे मेरी रेजिमेंट है, हमारा कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मैं भगवान बद्र विशाल से प्रार्थना करके उनका वरदान लेना चाहता हूँ। मतलब हमारी रेजिमेंट में कोई काम शुरू हो ही नहीं सकता, कोई भी काम, चाहे मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो मुझे पंडित जी तिलक लगाएंगे और मुझे बद्र विशाल का प्रसाद देंगे। तो देखिए फौज में क्या होता है कि फौज धर्म, वर्ग, संप्रदाय और जाति से कोसों दूर है जी। क्योंकि हमारा जो धर्म है हमारा व्यक्तिगत है, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे झंडे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने गढ़वाल राइफल के झंडे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने जान कुर्बान कर सकते हैं। मनोस्थिति ऐसी बढ़िया बनती है कि ये जो लोग हैं हमारे पहाड़ी लोग, अपनी संस्कृति और संस्कारों में बड़ा गर्व करते हैं, इसलिए बहुत सफल रहते हैं। संस्कृति और संस्कारों पर गर्व करते हैं और मन में जो उनका धर्म है वो राष्ट्र धर्म है, देश के लिए काम करते हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। देवभूमि की आपने बात की भंडारी जी, लेकिन कला भूमि भी तो है उत्तराखंड। बड़े बड़े चित्रकार हुए हैं, मुझे मालूम है कि आप खुद बहुत अच्छी चित्रकला में निपुण है, तो कुछ चित्रकला के बारे में बताइए जो कि उत्तराखंड की विरासत है, वहाँ की कला संस्कृति की पहचान है। देखिए, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगा। अमूमन जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम हर एक अपने भाषण में भी और बातचीत में भी दो चीज बोलते हैं कि ये देवभूमि है, वीरभूमि है। निश्चित रूप से देवभूमि है, जितने भी हमारे धाम है सब यहाँ पर हैं, और उसके बाद वीरभूमि है, जैसा मैंने आपको बताया कि आज भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में हमारे 1 लाख सैनिक सेवारत हैं और 1,30,000 सेवानिवृत्त हैं जी। तो हर घर में आज ऐसा कोई घर नहीं, उत्तराखंड पहाड़ों में आप जाएंगे जहाँ एक घर में एक व्यक्ति फौज में नहीं है। जरूर होगा जी। फौज में हो, असम राइफल में हो या सीपीओ में हो या जहाँ भी हो, तो इसलिए हमारा जो फैमिली है उत्तराखंड की वो एक सैनिक फैमिली है जी, फौजी फैमिली है। हाँ, एक वो है। लेकिन एक ऐसा एंगल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। हम वीरभूमि देवभूमि नहीं, हम कला भूमि भी हैं। एक ऐसे चितेरे ने श्रीनगर गढ़वाल में जन्म लिया 1745-1750 में, जिसका नाम मौला राम था, और जिनको संरक्षण दिया हमारे गढ़वाल के राजा खानदान ने। आज देखिए, शाह जो हैं हमारे, जो टेरी में स्थापित हुए, पहले उनका जो किंगडम थी पौड़ी में थी जी। तो ये मौला राम को संरक्षण देने वाले वही थे। और उनका एक आर्ट है जिसको बोलते हैं गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये बसोली पेंटिंग से और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक शाखा है जी। इसके ऊपर आपने एक बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का भी नाम सुना होगा, बड़े अद्भुत व्यक्ति थे जी। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने इनके ऊपर बहुत शोध कार्य किया है, और भारतीय सरकार ने इनके ऊपर एक किताब छापी है जिसमें मिनिएचर पेंटिंग का नाम लिखा हुआ है। और इसकी मिनिएचर पेंटिंग मैंने लंदन में बहुत देखी है, किंग एडवर्ड म्यूजियम में। अच्छा। और हेमवती नंदन बहुगुणा जो यूनिवर्सिटी में वहां भी है। और सबसे ज्यादा मैंने मुकुंदी लाल जी के घर में देखी है जब मैं लैंसडाउन में था, खुद पोस्टिंग था, लेफ्टिनेंट था बस। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जब 12-13 साल गोरखा लोगों का राज्य रहा गढ़वाल में, उन्होंने संरक्षण देना बंद कर दिया। 1815 में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उस इलाके को लिया, तो वो पूरा संरक्षण ही समाप्त हो गया। दुर्भाग्यवश मौला राम का परिवार धीरे धीरे उजड़ गया, उनके लड़के भी विक्षिप्त हो गए, तो लोगों को आज बिल्कुल भूल गए जी। बल्कि मैं जब श्रीनगर जाता हूँ, मैं पूछता हूँ तो लोगों को पता नहीं कि ऐसा विशिष्ट प्रतिभा के धनी मौला राम श्रीनगर गढ़वाल में उनकी पैदाइश है। तो मैं जहाँ भी बोलता हूँ, जब भी उत्तराखंड के ऊपर बोलता हूँ, मैं हमेशा देवभूमि, वीरभूमि और कला भूमि जी। इसके अलावा आप हमारे देखेंगे हर चीज का आर्ट है। ये तो उनका मिनिएचर पेंटिंग है। आप देखिए गढ़वाल में और कुमाऊं में, दोनों क्षेत्रों में हर किस्म का आर्ट फेमस है। चावल पीस कर और गेरू से जो रंगोलियां बनाई जाती हैं बहुत सुंदर सुंदर, वो अपने आप में ही एक कला है। और बहुत सारी मातृशक्ति हमारी गढ़वाल कुमाऊं की उसमें बहुत निपुण है, सिद्ध हस्त है। और मैंने देखा है कि वो उसको स्वरोजगार के रूप में भी अपना रही है। अभी हो रहा है, अभी उत्तराखंड के इन पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य सरकार की तरफ से भी काफी कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है और मातृशक्ति को भी काफी कुछ बेनिफिट मिल रहा है और लोन भी मिल रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इन चीजों को चलाने के लिए और भी व्यक्ति चाहिए। अभी जो लोग सक्षम हैं, जो लोग बाहर हैं दाहिने बाएं, उनको एक मन में प्रण करना है कि भाई मैं जहाँ का भी रहने वाला हूँ, मैं कुछ दिन वापस जाऊंगा। अभी होता क्या है कि लोग आते हैं, गाँव जाते हैं, कहते भाई हम पूजा करने जा रहे हैं, और वह 2 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। तो उससे तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये कैसे हो, क्या हो, ये हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप नौकरी करते हैं, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं आप, उसके बाद प्रण करें कि आप वापस आप अपने रूट्स में जाएं। जिस माटी ने आपको इतना कुछ दिया है, आपका भी तो फर्ज बनता है आपको कुछ देना है। मेरा घर
कहाँ जाकर बसे हैं? मेरा गांव जहाँ मैं अभी बसा हूँ वहाँ से 9 किलोमीटर है। जी। 9 किलोमीटर दूर है। मैं अपने घर में हूँ। मेरे घर में गाय हैं, मेरे घर में लोग हैं, मेरे घर में बगीचा है, सब कुछ है। कहाँ पर बसे हैं? रानीखेत में। अच्छा, हम बता दें सुनने वालों को कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी इस समय रानीखेत में रहते हैं और बिल्कुल प्रकृति के बीच में रहते हैं, खेती करते हैं। कितनी गाय हैं आपके पास? अभी तो 4 गाय हैं। 4 गाय हैं। बकरी भी है। वाह, मतलब प्रकृति के जिसे कहते हैं बिल्कुल बीचों बीच है और खुली हवा का आनंद ले रहे हैं, सर्दियों का आनंद लेते हैं। वहाँ पर पहाड़ों में तो गर्मियां होती ही नहीं है, बड़ा सुहाना मौसम है। एक मैं और बात बताना चाहता हूँ आपको रश्मि जी। जहाँ मेरा घर है वहाँ से आप 350 किलोमीटर की लंबाई के हिमालय श्रृंखला देखते हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में एंडीज जो है साउथ अमेरिका में इतनी लंबी हिमालय श्रृंखला जो यहाँ की है कहीं नहीं दिखाई देती है। 21 पीक्स, 21 पीक्स ऑफ मेजर पीक्स ऑफ इंडिया यू कैन सी फ्रॉम माई हाउस। तो जब मैं सुबह उठता हूँ मैं सब उन्हीं को उठ कर प्रणाम करता हूँ। नंदा देवी को, त्रिशूल को, नंदा घुंटी को, नंदा कोट को, पंचचूली को, क्या क्या बताऊं मैं। 21 मेजर पीक्स हैं। मेजर पीक का मतलब 20,000 फुट से ऊंची, बर्फ से ढकी हुई। जी। तो ऐसा लगता है कि आप एक थैला ले जाओ और वहां से अपने थैले में चांदी भर के ले आओ और ले जाओ। क्या बात है, कितने भाग्यशाली हैं आपकी। कितने लोग होंगे हमारे देश में खिड़की से जब झांके तो एक पूरी सुंदर सी पर्वत श्रृंखला, हरी भरी वसुंधरा जिसे हम गीतों में सुनते हैं और कल्पना करते हैं, वो कल्पना आप जीवन में जी रहे हैं। बहुत सुंदर। और ये कल्पना को हम सब भी उतार सकते हैं। जो उत्तराखंड में रहने वाले, उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड से निकले हैं, वो वापस आए। तो मुझे लगता है इसकी जरूरत है कि हम लोग वापस जाएं और अपनी उस धरा को जिसने हमें पाला है, पोषण दिया है, कहीं ना कहीं अपने अनुभव दें, ज्ञान दें, वहां रहें, वहां के जीवन को बेहतर बनाने में काम करें। और मुझे लगता है कि ये कुछ हुआ है। कोरोना में बहुत लोग वापस गए हैं, उन्हें थोड़ा समझ में भी आया है। एक कठिनाई इसमें जो आती है वो है शिक्षा की, रोजगार की और मेडिकल फैसिलिटी की। इसके लिए आप क्या देखते हैं? जो आपने बात बताई बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड प्लेन इलाके वाला उत्तराखंड नहीं है, क्योंकि वहां तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम विषम परिस्थितियों की बात करते हैं तो आप देखिए, आप उन इलाकों की बात करते हैं जैसे पिथौरागढ़, ऊपर का इलाका, पहाड़ी इलाका, चमोली का इलाका, उत्तरकाशी का इलाका, टेहरी का इलाका, पौड़ी का इलाका। दुर्भाग्यवश वहां से चूंकि पलायन बहुत हुआ है और 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जहाँ से बहुत पलायन हुआ है, पौड़ी और अल्मोड़ा। अभी भी वहां पर अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन और रोजगार, ये प्रॉब्लम अभी है। शायद यही भारी कारण रहा कि वहां से पलायन निरंतर आज भी चल रहा है। राज्य कर रहा है काम, ऐसी बात नहीं है, कुछ हो रहा है। लेकिन तभी मैंने आपको बोला, आपने शायद नोट किया होगा, मैंने कहा कि आज हम लोग जिस स्थिति में, अगर डॉक्टर हैं तो उनको ये भी सोचना है कि मैं वापस जाऊं, मैं कुछ शुरू करूं वहां पर, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट करना बहुत आवश्यक है। और ये मैंने एक बड़ी भारी कमजोरी देखी अपने इतने साल रहने में। हमारा एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की कमी है, इसकी वजह से कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है बिल्कुल नगण्य है वहां पर। जब तक आप सब मिलजुल के कोई भी आप इंडस्ट्री शुरू करें, कुछ भी करें, आज सरकार पैसा देने को तैयार है, लेकिन मिलजुल के आप काम करें। स्वरोजगार की क्या दिशा और दशा है अभी फिलहाल वहाँ पर? रोजगार की दिशा थोड़ी मैं समझता हूँ थोड़ी इसमें भी कमजोरी है। देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब प्लेन्स में है, ऊपर पहाड़ में इंडस्ट्री चढ़ नहीं पाई। और वहाँ का जैसा आपने बताया वातावरण इतना साफ है, वहाँ बड़ी इंडस्ट्री लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं काफी समय तक यूरोप में रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में रहा हूँ। वहां पर आपको ऐसी इंडस्ट्री लगनी चाहिए जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, जैसे टीवी पार्ट्स बनाने हैं, घड़ियां बनानी है। अब स्विट्जरलैंड में आप देखिए, हर घर में एक एक पार्ट बनाते हैं जी। आप चिप्स बनाते हैं। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो उत्तराखंड में क्यों नहीं बन सकते? वहाँ तो बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, धूल धड़का कुछ है ही नहीं। मैंने देखा कि वहाँ पर सौर ऊर्जा पर बहुत अब जोर दिखाई दिया, और ये भी देखा कि देश के विभिन्न हिस्सों से भी ऐसे उद्यमी आए हैं जिन्होंने वहाँ पे सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाए हैं। इस समय तो प्राकृतिक फार्मिंग पे बड़ा जोर है। पूरा विश्व, हमारा अपना देश प्राकृतिक खेती है जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पर बहुत जोर है। और उत्तराखंड तो खुद ही पूरा ऑर्गेनिक है।
कहते हैं ना, छुआ नहीं रसायनों ने जिसे, वहाँ की धरती बिल्कुल शुद्ध है। तो कहीं इस प्रकार के स्वरोजगार की भी जरूरत है जिसमें ब्रांडिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर है जी। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप कुछ भी कीजिए, हमारे आज पहाड़ में लोग हैं जो कि इस विषय में काफी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत मामला है। सवाल ये है कि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट पहाड़ में इतना खराब है कि उत्पाद जो भी आपके दूरस्थ स्थान से आप उसको ला नहीं सकते, नीचे ला नहीं सकते। अच्छा, ये बहुत समस्या ये बड़ी भारी समस्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां आपने सौर ऊर्जा की बात की, मेरे घर में खुद लगे हैं सौर ऊर्जा के। उसमें क्या है कि मैं पिछले करीबन 15 साल से सब कुछ जो घर का पानी है वो गर्म होता है, बिजली पैदा करते हैं, वो ग्रिड में जाती है, उससे मुझे पैसा मिलता है जी। तो कोई डाउट नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज है। आज सब्सिडी भी दे रहे हैं लोग बाग, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर से वो डीसी बनती है, तो डीसी को इसी कन्वर्शन के भी प्लांट देते हैं वो, और उसको फिर आप मेन ग्रिड में दे देते हैं, तो वही ग्रिड जो है लोगों को बढ़ती है और उसका आपको पैसा मिलता है। तो ये अभी धीरे धीरे हो रहा है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जो चिप्स या घड़ी के छोटे छोटे कारखाने वहाँ लगाए जाने मतलब इस तरह के इको फ्रेंडली जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, मैं बोलता रहता हूँ सबको, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज जो हैं आप इसको स्थापित कीजिए जी। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पर्यटन की विशाल संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। पर्यटन में तो हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ पर्यटन के नाम पर अभी जैसे दुनिया भर के होम स्टे बन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन होम स्टे में आप क्या लोकल लोगों को रोजगार दे रहे हैं या बाहर वाले वो काम कर रहे हैं? इसके ऊपर भी बड़ा विवाद है आजकल पहाड़ में जी। एक होटल लॉबी ने ये भी विवाद उठाया है कि अगर आप होम स्टे कर रहे हैं तो होम स्टे लोकल ही करने चाहिए ना। बाहर वाले आएंगे तो फिर लोकल वालों को कोई फायदा नहीं है, क्यों लोग वहाँ है नहीं अभी। ये सब सोचने की जरूरत है। एक बैलेंस की जरूरत है, और ये तब तक नहीं होगा कि जब तक हम जमीन पर नहीं बैठेंगे। मतलब योजनाएं इस प्रकार की हो, धरातल पर जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक पहुंच पाए, उनके फायदे और एक दृष्टिकोण हो विकास के लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि आप जैसा अनुभवी व्यक्ति वहां मौजूद है, जिसने कि उत्तराखंड प्रशासन में भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला है, और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप जो सेना की जो आपकी पृष्ठभूमि है, एक आपने प्रशासनिक वहां पे भी काम किया है। जो कारगिल का युद्ध था उस समय भी आप सेवारत थे, और उस समय तो प्रवक्ता के रूप में आपने, हमें मालूम है, काम किया है। और आज गोल्ड के स्टूडियो में जो आप आए हैं, इतना आपने समय दिया है हमें, तो हमें तो आपके जो अनुभव है मन तो कर रहा है सुनते जाएं, पर घड़ी हमें कह रही है कि अब समय हो चला है। चलते चलते लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी, अगर आप कुछ हमारे सुनने वालों को संदेश देना चाहेंगे तो कहें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैंने फौज ज्वाइन की तो मैं युवा था, मन से अभी भी युवा हूँ। भारतवर्ष का 64% हमारी जो जनसंख्या है युवा वर्ग की, तो आज भारत का भविष्य युवा के ऊपर आधारित है। और यही मेरा संदेश सबके लिए है कि आज युवा को दशा और दिशा देने की आवश्यकता है, हर स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, और घर घर में माता पिता का बड़ा भारी कर्तव्य है। उनको सांस्कारिक बनाए, उनको सांस्कृतिक की, अपनी कहाँ के रहने वाले हैं उसमें गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। बहुत अच्छा संदेश, और युवाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपनी भाषा पर, संस्कृति पर, देश पर अगर गर्व होगा तो एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। लेफ्टिनेंट जनरल भंडारी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम समेटते हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है आज के मेहमान। तो रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। धन्यवाद। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे,
किस लेखा है ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आज के मेहमान कार्यक्रम में अभी कितनी प्रेरणादायक बातचीत हमने सुनी ना, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी और रश्मि कुकरेती की। ऐसा दिल कर रहा है कि हम भी देश के काम आएं और ऐसा कुछ कर पाएं कि जिससे सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। जलती मशाले लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में, आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, यारों की बारातों में। हंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। नित नई धूमें मचे, नित नए मेले हों, नित नए मेले हों। परियों में घिरे रहे कभी ना अकेले हों, कभी ना अकेले हों। गम की घटाएं हों के खुशियों के रेले हों, खुशियों के रेले हों। दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हों, हम अलबेले हों। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हम सजी अला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में। झलके हमारा लहू कल की बहारों में, कल की बहारों में। अशकों का तोहफा हो के बट जाए यारों में, बट जाए यारों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। ऐसा कुछ कर पाए
करता, वो यारा दिलदार मेरा दिल करता, वो यारा दिलदार मेरा दिल करता, वो यारा दिलदार ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर